हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्ट मोड लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा अयोध्या धाम। तो जो अयोध्या रेलवे स्टेशन था उसका नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब सवाल आता है कि ये रेलवे स्टेशन किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन या अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका उद्घाटन कब होगा? तो 30 दिसंबर 2023 को। उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हरियाणा के पंजोखरा गांव का नाम बदल करके पंजोखरा साहिब किया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें स्थित था मुगल गार्डन, तो अब मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है। रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक हॉकी स्टेडियम था, तो उसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। और ये जो नाम बदला गया है ये भारत की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यूएई के एक शहर अल मिनहाद का नाम हिंद शहर किया गया है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन किया गया है। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अहमदनगर का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो जो महाराष्ट्र का अहमदनगर है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए अभी हाल ही में संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है। लखनऊ में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे? 57 जिलों में। और डीजीसीए के द्वारा किस एयरपोर्ट को लाइसेंस अभी हाल ही में दिया गया था? अयोध्या एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम अभी कुछ समय पहले शुरू किया था। फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर हो गया है, इसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? AK शर्मा जी। तो उनके द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली क्विज, ये सभी ऐप पर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें PDF की तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की PDF, लूसेंट जीके किंग सीरीज की PDF, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा मैराथन क्लास की PDF भी मिल जाएगी। ई बुक की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको दोनों माध्यम में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है? आंसर हो जाएगा MPhil। तो जो MPhil की डिग्री है उसको खत्म किया गया है UGC के द्वारा, यानी उसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में UGC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जो भी छात्र MPhil में एडमिशन ले रहे हैं वो MPhil में एडमिशन ना लें, क्योंकि UGC के द्वारा इसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है। अब सवाल आता है कि इससे पहले जिन्होंने MPhil की डिग्री की है क्या उनकी MPhil की डिग्री की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, जब ये कानून बना कि MPhil की डिग्री को समाप्त किया जाएगा, उसके बाद जब कानून का प्रकाशन हुआ 2022 में, तो उस कानून के प्रकाशन से पहले जिसने भी MPhil किया है तो उसकी डिग्री की मान्यता समाप्त नहीं की जाएगी। MPhil क्या है इसको हम समझते हैं। तो MPhil को मास्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है,
ये 2 साल का कोर्स होता है। एमए करने के बाद आप इसको कर सकते हैं और इसमें रिसर्च की जाती है, यानी कि ये एक अनुसंधान डिग्री है। जिस प्रकार से पीएचडी की जाती है ठीक उसी प्रकार से ये एमफिल की डिग्री होती है। तो अब सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा इस एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं यूजीसी की, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के। तो शिक्षा मंत्रालय का जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत ये काम करता है। बात आई है शिक्षा मंत्रालय की, तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। दोस्तों 1994 में यूजीसी के द्वारा एक नई संस्था बनाई गई थी जिसका काम था यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रदर्शन का आकलन करना। तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद, यानी NAAC। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है? बेंगलोर में। यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का काम करता है और इसी आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा CS राजन। तो CS राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और वह किसका स्थान लेंगे? तो प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे। बात करें अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसको 1985 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गैर कार्यकारी निदेशक हैं उदय कोटक। और दोस्तों यह बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। तो ये बेसिक जानकारी है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। दोस्तों RBI के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सरकार ने RBI को अपने हाथों में ले लिया था, यानी सरकार इसकी मालिक बनी थी। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये है शक्तिकांत दास। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो संदीप बत्रा ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने हैं। रूबेन आजार इजराइल के भारत में नए राजदूत बने हैं। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन ADC बनी है। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत कुमार जैन। BBC के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर शाह। और ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयकांत का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा नेता और अभिनेता, यानी लीडर्स और एक्टर थे विजयकांत। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो एक्टर से लीडर बने थे कौन? विजयकांत। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह DMDK पार्टी के प्रमुख थे और दोस्तों उनका पूरा नाम था नारायणन विजयराज अलगार स्वामी। और 2011 से 2016 तक तमिलनाडु की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। विजयकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब की थी? 1989 में। विजयकांत के द्वारा 2005 में एक पार्टी का गठन किया गया था जिसे हम DMDK बोलते हैं, यानी देशीय मुरपोक्कु द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इस पार्टी का उनके द्वारा गठन किया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया है। इसको हमने कल ही डिस्कस किया था। इन्होंने किस फिल्म में काम किया हुआ था? पैरासाइट में। हॉलीवुड एक्टर आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ है। टीवी एक्टर दिनेश फडणवीस का, एक्टर जूनियर महमूद का, अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी जी का, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है। याद रखिएगा ये अमेरिका के थे। धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक CK गोपीनाथन का निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ है। और अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। बात आई थी तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। राज्यपाल कौन है? RN रवि। मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, जो कि DMK पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 234।
राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39। और यहाँ का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। और पोंगल के अवसर पर एक प्रसिद्ध खेल खेला जाता है जिसे जलीकट्टू बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है, तो वो तमिलनाडु से है। किस त्योहार पर ये आयोजित किया जाता है? तो ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित हैं। याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डागोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि भारत तेल खरीदता था और उसके बदले में डॉलर देता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने तेल खरीदा है और उसके बदले में रुपए दिए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? तो वैश्विक स्तर पर भारतीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत तेल आयात करता है, तो 85% तेल आयात करता है भारत। दोस्तों, रुपए में लेन देन के लिए जो दूसरे देशों के साथ समझौते होते हैं या सहमति बनती है, तो उसके बीच में कौन होता है? आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा अब तक 22 देशों के साथ रुपए से व्यापार करने की सहमति बनाई जा चुकी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत किससे सबसे अधिक तेल आयात करता है, तो वो देश है रसिया। यहां पर बात आई है यूएई की। तो यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। करेंसी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये है यूएई, कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ये है भारत और ये है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भारत के द्वारा अपना महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। तो इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद कहां पर स्थित है न्यूजीलैंड में? तो ये ऑकलैंड में स्थित है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में स्थित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड में कहां पर है? वेलिंगटन में है। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। वही चार्ल्स तृतीय है जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट हैं या राजा हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड के? तो उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को। तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इसके लिए अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। किस कानून के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है? तो यूएपीए 1967 नामक जो कानून है उसकी धारा 3A के तहत इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। कितने साल के लिए घोषित किया गया है? तो 5 साल के लिए घोषित किया गया है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने यह बताया है कि यह जो संगठन था इसके जो सदस्य थे जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे थे और अलगाववादी गतिविधियां कर रहे थे, उसमें शामिल थे, इसलिए इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूएपीए की। तो यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये कब लागू किया गया था? 1967 में। और यह एक आतंकवाद विरोधी कानून है, यानी इसका काम आतंकवाद को रोकना है। तो अगर कोई संगठन या अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां करता है, आतंकवादी गतिविधियां करता है, तो उनके रोकने के लिए कौन सा कानून लागू होता है? यूएपीए 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साथ साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है? आंसर हो जाएगा आईसीसी। यानी आईसीसी और कोका कोला के बीच में जो साझेदारी थी उसको 8 साल आगे एक्सटेंड किया गया है।
दोस्तों ये जो साझेदारी होगी ये 2031 तक के लिए होगी। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई यूएई में। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? जोएफ एलार्टिस। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इटली ने टेनिस का डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल बने हैं। पाकिस्तान की इमाद वसीम ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी है। अगर आपसे पूछा जाए मार्नल सैमुअल्स जो कि वेस्टइंडीज के एक क्रिकेटर हैं, उन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है आईसीसी ने? 6 साल का। मैक्स वेरस्टैपेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा $1 बिलियन। यानी भारत का यह लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में भारत के द्वारा $1 बिलियन के केले का निर्यात किया जाएगा और जो भारत में केले का प्रोडक्शन होगा उसको विदेशों में भेजा जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि अभी जो भारत में फलों का निर्यात किया जाता है वो हवाई मार्ग से किया जाता है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2023 तक। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य है 2023 तक। ब्रॉडगेज रूट के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य 2024 तक। किसानों की आयु 2 गुना करने का लक्ष्य पहले था 2022 तक, अब है 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है 2024 तक, पहले ये लक्ष्य 2022 तक था। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड को लॉन्च किया गया है और यह जो सिस्टम है ये 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के द्वारा गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अदुम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में। ली सुन क्यों का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रसिद्ध एक्टर थे? साउथ कोरिया के। संतोष झा किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? श्रीलंका में। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 1 जनवरी 2024 को पोलारिमेट्री मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। भारत और किस देश ने भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कुडानकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रसिया। नम्मा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? कर्नाटका। किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर साबिरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है? पाकिस्तान। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी दी है? बिहार। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? गृह मंत्रालय। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रथम पुरुष डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी जो कि 1948 में बने थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 15 अगस्त 1969 बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।